अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तारीख है 8 दिसंबर, सुबह के 6 बजे हैं। मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और लाया हूं आपके लिए आज की 12 बड़ी खबरें। ये खबरें हैं मिडल ईस्ट से लेकर दुनिया के ताजा हालात पर, जो आपके लिए बेहद अहम और जरूरी है। तो चलिए वक्त बर्बाद किए बगैर शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। पर नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर, जहां हिजबुल्लाह ने इजरायली गैस प्लांट्स पर मिसाइल और पानी के नीचे से हमला कर दिया है। वहीं हम बात करेंगे सिराया अल कुदूस और अल कस्साम ब्रिगेड ने गजा में इजरायली फौज पर बड़ा हमला करके इजरायली सैनिकों को ढेर किया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे हादी अल आमिरी ने सीरिया में तुर्की इजराइल की साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। वहीं हम इसमें बात करेंगे सीरियाई फौज का अल बुकामल से इराक में पलायन है, 2000 सैनिकों ने पार की है सीमा। लेकिन नाजरीन, आज की खबरों पर जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके ख्याल से मिडल ईस्ट में हो रही जंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या यह अमेरिका की सियासत है, या मिडल ईस्ट की अंदरूनी साजिशें हैं, या फिर आतंकवादी संगठनों का बढ़ता प्रभाव है? आप अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, किस जगह से हैं। मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा और हमारी टीम आपके कुछ जवाबों के एक अगले सेगमेंट में दिखाएगी भी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरकाची का बयान सामने आया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरकाची ने शनिवार को यह ऐलान किया है कि उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की के वजीर खारजा हकान फिदान के साथ सीरिया की सलामती, अवाम की हिफाजत और इलाकाई यकजहती के मुद्दों पर बातचीत की है। अरकाची ने बैठक के बाद कहा कि फिलहाल सीरिया के हालात पर कोई वाजिब फैसला नहीं लिया गया है। तब सभी पक्ष बातचीत कर रहे हैं और अपने नजरिए पेश कर रहे हैं। यह बैठक कतर की राजधानी दोहा में अस्ताना कमिटमेंट के तहत हो रही है, जिसमें तुर्की, रूस, ईरान सीरिया के लिए सियासी और पुरअमन हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान तुर्की के वजीर खारजा हकान फिदान ने अपने अमेरिकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से भी बातचीत की। फिदान ने सीरिया में पीकेके, दाइश जैसे आतंकवादी तंजीमों को फसाद के हालात का फायदा उठाने से रोकने पर जोर दिया है। सीरिया में हाल ही के हमलों में उत्तर सीरिया और दूसरे इलाकों पर हथियारबंद गिरोहों ने हमला किया, जबकि सीरियाई फौज उन इलाकों में आतंकियों के जमावड़ों पर जवाबी कार्रवाई भी लगातार कर रही है। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं, गांवों पर बमबारी। इजरायल ने लेबनान में सीजफायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और कई बार बमबारी भी की है। आज सुबह इजरायली तोपखाने ने दक्षिण लेबनान के सहल अल मारी इलाके को निशाना बनाया। अलमायदीन के रिपोर्टर्स के मुताबिक इजरायली कब्जा ताकतें अब भी अल खयाम कस्बे में मकानों और इमारतों को विस्फोटक से उड़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज सुबह वहां जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई थी और मस्जिद के पास धुएं के बारे में बड़े गुब्बार देखे गए। देर साइरिन कस्बे में भी इजरायली ड्रोन द्वारा एक मोटरसाइकिल पर किए गए हमले में कई लोग घायल हो गए। बीती रात अल खयाम में 3 और धमाकों की खबरें सामने आई, जबकि अल अदीसा कस्बे में इजरायली फौज ने शुक्रवार को नए सिरों से मकानों को तबाह करने का काम किया। वहीं इजरायली फाइटर ड्रोन्स ने राजधानी बेरूत और दक्षिण इलाकों के ऊपर भी नीची उड़ान भरी, जिससे इन इलाकों में तनाव और बढ़ गया। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि ये ड्रोन्स बेरूत के दक्षिण उपनगरों में भी लगातार मंडराते हुए देखे गए हैं। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली गैस प्लांट्स को ही उड़ा दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा कंपनी शिफ्रॉन ने खुलासा किया है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली गैस प्लांट्स को उस वक्त निशाना बनाया जब अमेरिकी समर्थित सीजफायर लागू होने वाला था। शिफ्रॉन के सीईओ माइक वर्थ ने शुक्रवार को अटलांटिक काउंसिल में दिए बयान में कहा कि हमारी इजरायली गैस ऑपरेशंस को हिजबुल्लाह के मिसाइल और गोले दागकर निशाना बनाया गया है। इसके अलावा पानी के नीचे स्वतंत्र हमलों का भी सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ और क्षेत्रीय स्तर पर फैला गया,
शिफ्रॉन को पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित अपने प्राकृतिक गैस प्लेटफॉर्म्स लोवियाथन और तामर को कई बार बंद करना पड़ा है। ये गैस प्लेटफॉर्म्स इजराइल और जॉर्डन और मिस्र के लिए ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है, जिस क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरियाई फौज ने दरा स्वेदा में सुरक्षा मजबूत किया है। सीरियाई फौज ने शनिवार को ऐलान किया कि उसने दरा और स्वेदा दक्षिण सीरिया में अपने दस्तों का नया तैनाती और पुनः संगठित किया है। इसके साथ ही इन इलाकों में एक मजबूत और स्थिर सुरक्षा घेरा स्थापित कर लिया गया। फौज की आलमी कमान की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि यह कदम उन आतंकवादी हमलों के जवाब में उठाया गया है जिनमें दूर दराज के सैन्य चौकियों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों का मकसद फौज को व्यस्त रखना था, जबकि सीरियाई फौज हमा और होम्स प्रांतों में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। बयान में यह कहा गया है कि फौज पूरी तरीके से मुल्क और अवाम की सलामती को सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी और आतंकवाद का पूरी ताकत और सख्ती से मुकाबला भी करेगी। इस बीच होम्स और हमा में आतंकवादी गुटों के खिलाफ लड़ाई के दौरान दक्षिण सीरिया के दरा और स्वेदा इलाकों में अन्य हथियारबंद गिरोहों ने सीरियाई फौज के ठिकानों पर हमले किए। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सराया अल कुदूस और अल कस्साम ब्रिगेड का इजरायली फौज पर बड़ा हमला। सराया अल कुदूस जो इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का फौजी धड़ा है, उसने शनिवार को ऐलान किया कि उनके लड़ाकों ने रफा के पूर्वी इलाके में इजरायली D9 बुलडोजर को टैंडम शेल से निशाना बनाया। यह हमला अल जनीना मोहल्ले के पास मॉल अल शायर के करीब किया गया। इस कार्रवाई में अल कस्साम ब्रिगेड ने भी साथ दिया और इजरायली मीडिया ने शनिवार को गजा में फौजी कब्जा ताकतों के खिलाफ हुए एक सुरक्षा घटना की पुष्टि की, जिससे इजरायली फौज को बड़ा नुकसान हुआ। इससे पहले शुक्रवार को अल अक्सा शहीद ब्रिगेड्स ने भी घोषणा की थी कि उन्होंने गजा के मध्य नेत सारिम इलाके में तैनात इजरायली फौज और गाड़ियों के जमावड़े पर 107 रॉकेट से हमला किया। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हादी अल आमिरी का बड़ा बयान। सीरिया में तुर्की इजराइल की साजिशें इराक की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगी तो दखल देंगे। इराक की बद्र ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हादी आमिरी ने कहा कि सीरिया में जो हो रहा है वह तुर्की इजराइल की साजिश है, जिसे अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने इजराइल पर इल्जाम लगाया कि वे सीरिया और पूरे इलाके में एक खतरनाक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। बगदाद में हुए अबना ए मुजाहिदीन फेस्टिवल में आमिरी ने कहा कि अगर सीरिया की घटनाओं से इराक की कौमी सलामती को खतरा हुआ तो हमें सीरिया में जंग में दखल देना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हमला करना सबसे अच्छा बचाव है। बगदाद में बैठकर हालत का इंतजार करना अब बिल्कुल सही नहीं है। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी वजीर खारजा सरगोई लावरोव का बयान। रूस के वजीर खारजा सरगोई लावरोव ने दोहा फोरम के दौरान बयान दिया कि सीरिया और तुर्की के रिश्ते सामान्य होने की राह पर हैं और यह प्रक्रिया बगैर किसी शक के पूरी होगी। उन्होंने जोर देकर के कहा कि रूस ने सीरिया सरकार और वैध विपक्ष के बीच डायलॉग शुरू करने की अपील की है। लावरोव ने ऐलान किया है कि रूस ईरान और तुर्की के साथ मिलकर सीरिया में फौजी कार्रवाई को रोकने की कोशिशें करेगा। मुल्क सीरिया में डी एस्केलेशन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद अहम है कि आतंकवादी गुटों जैसे कि हयात तहरीर अल शाम, जिन्हें रूस और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दहशतगर्द करार दिया गया है, और दूसरे विपक्षी गुटों के बीच फर्क किया जाए जो आतंकवादी नहीं है। वहीं आप नाजरीन आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका को इस जंग से दूर रहना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा, सीरिया इस वक्त खतरनाक हालत में है, लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका को इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों से मिलने से पहले ट्रंप ने कहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हालात को अपनी रफ्तार से सुलझने दें, हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। वहीं आप नौवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। होम्स पर कब्जे की कोशिश, बड़ा हमला किया गया, सीरियाई फौज ने मदद भेजी है।
सीरियाई फौज ने होम्स के ऊपर सारी निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कब्जा करने के बाद शहर के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में घुसपैठ की। हयात तहरीर अल शाम और अन्य गुटों ने दावा किया कि उन्होंने होम्स में कई मोर्चों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने शहर के उत्तर में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज पर कब्जा कर लिया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने पुष्टि की है कि होम्स के रणनीतिक अहमियत को देखते हुए सीरियाई फौज ने भारी तादाद में मदद भेजी। होम्स पर नियंत्रण का मतलब है कि दमिश्क की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सशस्त्र गुटों ने होम्स में ड्रोन हथियारों को भी इस्तेमाल किया, लेकिन वहां तैनात सीरियाई फौज ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरियाई फौज ने राजधानी के चारों ओर सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। मध्य सीरिया के होम्स में सशस्त्र गुटों की लड़ाई जारी है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी असली तैयारी अब दमिश्क पर फोकस कर रही है। हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी गुटों ने कहा है कि वो राजधानी दमिश्क की घेराबंदी का आखिरी चरण शुरू कर चुके हैं। गुटों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उत्तरी और दक्षिण इलाकों की राजधानी के पास और ज्यादा मदद भेजी है। गुट के कियादी हसन अब्दुल गनी ने टेलीग्राम पर बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी फौज ने दमिश्क की घेराबंदी का आखिरी चरण शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ सीरियाई वजीर दाखिला ने कहा है कि राजधानी दमिश्क के चारों ओर फौज ने एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया है और किसी को भी इसे तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाल ही में अफवाहें उड़ी कि सीरियाई सदर मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन सीरियाई सदर की ऑफिस ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि सदर राजधानी से ही अपने काम और जिम्मेदारियों का लगातार पालन कर रहे हैं। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कतर ने फिर संभाली है सीज फायर कराने की भूमिका। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में सीज फायर और कैदी आदान प्रदान के समझौते पर बातचीत अपने नतीजे की तरफ बढ़ रही है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि हमास इस बार समझौते को लेकर पहले से ज्यादा संजीदा नजर आ रहा है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते गजा में कैदियों के परिवारों से मुलाकातें फिर से शुरू करने का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जारी बातचीत में मतभेद बहुत बड़े नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कतर अमेरिका के साथ मिलकर गजा में सीज फायर के लिए मध्यस्थता करा रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर भी देख सकते हैं। सीरियाई फौज का अल बुकमल से इराक में पलायन, 2000 सैनिकों ने पार की है सीमा। इराकी स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आज शनिवार को सीरियाई फौज और सुरक्षा एजेंसियों ने अल बुकामल से अपनी तैनाती खत्म कर दी और अपनी सामग्री के साथ इराक फौज की सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इराकी अधिकारियों ने सैकड़ों सीरियाई सैनिकों को अल कायम बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए इराक में दाखिल होने की इजाजत दी। इराकी सुरक्षा अधिकारी के अनुसार सीरिया से 2000 सैनिक और अफसर इराक में दाखिल हुए। यह कदम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और इराकी फौज के कमांडर इन चीफ वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी की मंजूरी के तहत हुआ है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इनमें से कई सैनिक घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए अल कायम अस्पताल ले जाया गया है। तो नाजरीन, आज की 12 बड़ी खबरों पर आपकी राय जानने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूं। जहां सवाल हमारे लिए बेहद अहम रखते हैं, क्योंकि आपकी आवाज हमारी ताकत है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि मिडल ईस्ट में चल रही यह जंग कभी खत्म होगी, या ये नई पीढ़ी के लिए और भी डरावना हकीकत बनकर रह जाएगी? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दें। हमारी टीम आपके विचारों को पढ़ेगी और अगली बार की चर्चा में शामिल करेगी। अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और यह था पल पल न्यूज। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और घंटी आइकॉन को दबाएं ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए।